हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। पिछले लेक्चर में हमने भारत की मृदाएं देख ली थी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो हमने पढ़ा था ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कौन सी मिट्टी निर्मित हुई है, रेगुर मिट्टी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रेगुर को काली मिट्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा रेगुर तो बोलते ही हैं, ठीक, रेगुर, काली या फिर कपासी मिट्टी। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से पाई जाती है, ये आपको मिलेगी कहाँ, महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, आंध्र और कर्नाटक के कुछ रीजन में ये देखने को मिलेगी। बेसिकली जो दक्कन ट्रैप का एरिया है, दक्कन ट्रैप, वहाँ पे ये मिट्टी देखने को मिलती है और कपास के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है। तो ये हुई है ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयन से। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि लोहे का कुछ जो पोर्शन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, वो लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। ठीक, और लेटराइट मिट्टी में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और ह्यूमस की कमी है। ठीक है, मतलब जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि भारत की जो 3 बड़ी मिट्टियां हैं, ठीक है, जलोढ़ से लेके जलोढ़, काली और लेटराइट, इनमें क्या है, ये नाइट्रोजन, पोटास और चूना की कमी पाई जाती है। ठीक, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। मतलब इससे ऑप्शन डी नहीं है। लेटराइट मिट्टी का ये खामी है कि इसमें आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, और अगर ये आयरन के ऑक्साइड्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, लेटराइट मिट्टी की प्रकृति है वो चेंज हो जाएगी, और चेंज होने के कारण ये अनुर्वर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुर किसका नाम है। देखिए, रेगुर बोलते हैं किसको, काली मिट्टी को, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। ठीक है, इसको तो मैं रख सकते हैं, बहुत ही तो नहीं होगा, उनकी उर्वरता कम होती है, उर्वरता ये इसको भी थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखते हैं। मतलब उतनी तो उर्वर नहीं होती एज कंपेयर टू जलोढ़ और ये काली मिट्टी। ठीक है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो है, इसमें लेटराइट मिट्टी में चूना नहीं पाया जाता। ये हमने अभी डिस्कस भी किया है कि इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, फॉस्फोरस नहीं, नाइट्रोजन, पोटास, चूना, ह्यूमस, इन सब की कमी पाई जाती है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं है। आगे चलते हैं। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी यानी खुद स्वयं जुती हुई मिट्टी कहते हैं। तो ये कहते हैं किसको, कपास, काली मिट्टी को। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं। ठीक है, ये तो सही है। इसका रीजन क्या दे रहा है, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस, ये देश की 3 बड़ी मिट्टियों में इनकी कमी पाई जाती है। यही रीजन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ जो उर्वरक की खपत है NPK, ठीक, इनकी खपत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यही तीनों जो हैं वो कम, ये तो पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस, ये 3 की प्रमुख कमी है हमारे यहाँ की मिट्टियों में। ठीक है, तो इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। तो लेटराइट मिट्टियाँ जो है वो मालाबार तटीय प्रदेश में मिलेंगी, गिवेन में। ये हमने देखा भी था, एक बार हम इसको फिर से डायग्राम से देखते हैं।
ये देखिए, ये रहा हमारा डायग्राम। तो ये जो रीजन है ये लेटराइट मृदा का रीजन है, ठीक है। थोड़ी बहुत यहाँ भी है, थोड़ी सी यहाँ भी पाई जाएगी, ठीक, थोड़ा बहुत यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, और फिर दक्कन ट्रैप के थोड़ा सा एरिया में, थोड़ा सा राजस्थान में, ठीक है। ये लेटराइट मिट्टी का रीजन है। तो सबसे प्रमुख रूप से ये कहाँ पाई जा रही है? ये केरल का मलाबार तट है, जहाँ से मानसूनी वर्षा का क्या होता है, प्रवेश होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही है? ये मलाबार तट पे पाई जा रही है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन की। तो लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मलाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट, लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा यानी काली मिट्टी, काली। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये मिलेगी आपको मालवा पठार में, ठीक है, क्योंकि मालवा का जो पठार है वो महाराष्ट्र का थोड़ा एरिया, महाराष्ट्र नहीं मतलब थोड़ा सा टच करता है महाराष्ट्र और एमपी, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में मिलता है। और दक्कन ट्रैप के एरिया में बेसिकली ये फॉल करता है कौन? मालवा का पठार। तो मालवा के पठार में दक्कन ट्रैप में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मालवा पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मिट्टी उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। अच्छा, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। उसके बाद लेटराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होती है, वो पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा में पाई जाती है। नहीं, ये गलत है, ये हमने अभी भी देखा कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वन करेक्ट है, ऑप्शन डी। एक तो इसमें ह्यूमस नहीं होता ज़्यादा, ठीक, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा की तरफ नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाएगी केरल में, पूर्वी तमिलनाडु में, उड़ीसा का कुछ पार्ट, ठीक है, मेघालय और छोटा नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से है लेटराइट, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। हाँ, ठीक है, ये देखा भी था हमने, एक बार देखते हैं इसका रंग। ये जो डिस्कस किया था हमने, लेटराइट मिट्टी ये हल्की लाल कलर की तो दिख रही है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लाल रंग की तो होती हैं। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन, पोटास तो माने चलिए कि थोड़ा बहुत होता भी है, बट नाइट्रोजन नहीं होता इसमें। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, इसकी कमी होती है इसमें लेटराइट मृदा में। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय और छोटा नागपुर पठार में इनका अच्छा विस्तार है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। सही बात है, क्योंकि इन मिट्टियों में काजू, चाय, कहवा और कुछ हद तक कपास की जो उपज होती है वो अच्छी होती है, ठीक। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। 1 और 4 सही हैं इसमें, बाकी दोनों गलत हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। स्टेटमेंट सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ठीक है। काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की कुछ क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि काली मिट्टी जो है वो दक्कन के एरिया में पाई जाएगी। दक्कन ट्रैप या दक्कन पठार कह लीजिए। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वो है जलोढ़। और ध्यान रखना है कि इसमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की कमी है। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट,
निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो इसमें जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कहने का मतलब है कि ये 33% से लेके 40% एरिया तक इसका विस्तार है। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? देखिए, भारतीय मृदाओं में जस्ता, जिंक की सबसे ज़्यादा कमी है। ठीक। नेक्स्ट, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और आपको पता होगा जलोढ़ मिट्टी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, खादर और बांगर। खादर बोलते हैं नवीन जलोढ़ को और बांगर बोलते हैं प्राचीन जलोढ़ को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। ठीक है, ऊसर यानी अनुपजाऊ टाइप की। तो चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। ठीक, ये गलत है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये स्टेटमेंट सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। देखिए, धान की जो कुछ सेलेक्टेड फसल है, मतलब जो सूखे को सहन कर सकती हैं, ऐसी कुछ धान की फसलें हैं, वो उगाई जा सकती हैं। तो इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2 और 3 सही हैं। अब देखिए, पायराइट, जिप्सम और जो ढैंचा होता है, इन ढैंचा को ग्रीन फर्टिलाइज़र के तौर पे, यानी हरी खाद, ठीक है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, चूने का जो यूज होता है, चूने का ये होता है अम्लीय मिट्टी के उपचार में, जो एसिडिक होती है। इसका पीएच 6 से 7 से कम हो जाए, 7 से कम क्या मतलब 6 से कम हो जाए काइंड ऑफ, ऐसी मिट्टियों में यूज किया जाता है कौन सा? चूना। बाकी ये जो ऊसर मिट्टी है या क्षारीय मिट्टी बोले, इनके उसमें कौन सा यूज होता है? जिप्सम यूज होता है। ठीक, आगे चलते हैं। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो ये जिप्सम हमने अभी डिस्कशन किया। ठीक है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? यही है, खेतों में जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन बी। क्या होता है जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी हाफ H2O इसमें मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है। ठीक, और यही मॉलिक्यूल जब 2 हो जाता है तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। नेक्स्ट, तेजाबी मिट्टियों को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तेजाबी मिट्टी मतलब एसिडिक सॉइल, अम्लीय। तो हमने अभी देखा कि अम्लीय मिट्टी को किससे सुधारा जा सकता है? इसको सुधारा सकता है लाइम से, यानी चूने से। ठीक, नेक्स्ट, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो सामान्य फसल अगर उगाना है तो पीएच जो मान है वो 6 से 7 के बीच रहना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.0002 mm से कम होता है? ये होता है मृतिका में क्ले, जिससे पॉटरी वगैरह बनती है। ठीक, नेक्स्ट, करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, कहाँ उगाया जाता है? जो बहुत फेमस है कश्मीर, हिमालय में। ठीक है, करेवा में उगाया जाता है। ये जो झेलम नदी के किनारे, झेलम के रूट परिवर्तित कर लेने से जो पानी छूट गया है, पानी नहीं, जो ज़मीन छूट गई है, ठीक है, वहीं पे इसकी खेती होती है। किसकी? जाफरान की, कश्मीर, हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, ये सबसे पहले तो यही गलत है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ए गलत है, आर सही है। भूमि की उर्वरता
बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? देखिए, उर्वरता जो है भूमि की उगाने के लिए ये आपको दलहनी फसलें उगानी होंगी, क्योंकि दलहनी फसलें में जो लिग्यूमिनस होते हैं, ठीक है, लिग्यूम, इनमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजोटोबैक्टर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो दिए हुए ऑप्शन में से दलहनी फसल कौन सी है? उड़द। ऑप्शन सी सही है। ठीक, और उड़द को ग्रीन फर्टिलाइज़र के तौर पे भी कभी कभी यूज किया जाता है, हरी खाद या हरित उर्वरक। ठीक, आगे चलते हैं। दुमट्टी या लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं। ऑप्शन डी। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, जहाँ भी ये लाल रंग मतलब दिखता है मिट्टी में, ये रीजन होता है किसका? फेरिक ऑक्साइड के चलते। तो ये ऑप्शन सी, लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर पानी लग जाए, जल जमाव वाला क्षेत्र हो, तो यही क्या? थोड़ी सी पीली दिखने लगती है। ठीक है, आगे। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, ये चूना आधारित, मतलब चूने के क्या है ये? बेस और साल्टी, मतलब लवणीय। ठीक है, उससे बेस्ड है ये कौन सी? कैल्शियम मिट्टियाँ। कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? अभी डिस्कस किया हमने कि दलहनी फसल होनी चाहिए, तो इनमें से दलहनी कौन सी है? आलू नहीं है, सूरजमुखी नहीं है, सुरगम नहीं है, सुरगम बोलते हैं ज्वार को। मटर, ऑप्शन डी। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी? मान के लिए एक अल्फ़ा अल्फ़ा है, उसके बाद ड्राई बीन्स, ठीक, मटर हो गया, सोयाबीन, उसके बाद उड़द। इन सब से क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बालू की सबसे कम होगी, तो बलुई दोमट जो है उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए रेगुर मिट्टी, क्या बोलते हैं इसको? काली मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी है तो वो क्या कहलाएगी? बंगर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, देखिए, काली मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र में। ठीक, उसके बाद लाल मिट्टी जो है वो थोड़ा बहुत आंध्र के एरिया में मिलेगी, मरुस्थलीय तो राजस्थान में मिलेगी, और बचा जलोढ़ ये उत्तर प्रदेश। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है? हमारा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा? कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी, जो भी बोल दीजिए, या जलोढ़ मिट्टी, या फिर काम। नेक्स्ट, और ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी? वैसे जलोढ़ वगैरह ये थोड़ा सा यूपी का रीजन जो है। इसके बाद मतलब जितने भी प्लेन के एरिया हैं, समतल मैदान, ठीक है, यूपी, बिहार, है ना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मतलब कहने का मतलब ये है कि शिवालिक के भाबर क्षेत्र के नीचे से आप शुरू करिए और भाबर से लेके सीधे चले जाइए इधर नॉर्थ ईस्ट तक, हर तरफ मिलेगी ये कौन सी? जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन चुनिए। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। एक तो यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 14 नहीं है,
ये 33% से लेके 40% के आसपास ये पाई जाती है। ठीक, इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फॉस्फोरिक मतलब हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन, पोटास, नाइट्रोजन और कौन सा, ह्यूमस, ठीक, और फॉस्फोरस और ह्यूमस, इनकी आमतौर पे कम मात्रा पाई जाती है इन सारी मिट्टियों में। तो एक बार हम इसको भी होल्ड पे रखेंगे। नेक्स्ट, यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। देखिए, रेह तो बोलते हैं जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो रेह या कलर बोलते हैं उसको। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, ये भी गलत है क्योंकि सबसे उपजाऊ मिट्टी है एक तरीके से। तो बचा कौन, ऑप्शन बी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें फॉस्फोरिक एसिड टाइप का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन है, तो इसको सही माना जा सकता है, क्योंकि बाकी तीनों तो एब्सोल्युटली गलत हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, सही बात है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं ये गलत है क्योंकि इन दोनों की कमी है इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए सही है, आर गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मृदा में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो ये हमने पूरा अच्छे से इमेज देख के इसको बनाया था। आसफाल अपरदन का मतलब होता है स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश, या फिर इसको बोलते हैं वर्षा बूंद। ठीक, परत अपरदन मतलब सीट इरोजन, रील इरोजन और गली इरोजन। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से डायग्राम से देखते हैं, मतलब इमेज से देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले वर्षा बूंद अपरदन होगा जो मिट्टी की पहली परत को उखाड़ देगा। ठीक है, मतलब मिट्टी की जो बाइंडिंग है उसको ख़त्म कर देगा। तो स्प्लैश इरोजन है ये, कौन सा, स्प्लैश। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है सीट इरोजन, यानी परत अपरदन। जो मिट्टी की ऊपरी परत है इसको पानी बहाते हुए लेके निकल जाता है। फिर नेक्स्ट जो होगा वो होगा रील इरोजन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा रील बने हुए हैं, मतलब यहाँ से मिट्टी बह बह के और अपरदित हो रही है। उसके बाद अवनालिका अपरदन। ठीक है, रील का ही बड़ा रूप है। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी कट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अवनालिका अपरदन या फिर गली इरोजन। यही सीक्वेंस है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा है, आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले असफाल यानी वर्षा बूंद अपरदन, फिर परत, फिर रील, फिर अवनालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो ये भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र वैसे तो गुजरात का जो रीजन है वहाँ पाया जाएगा, लेकिन ये यूपीपीएससी मेंस में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर दिया था उसने उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को कैंसिल मानते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम। वैसे अगर फिर से रिपीट होता है ये क्वेश्चन तो गुजरात आंसर हम टिक कर लेंगे। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ये भी कहाँ है, ये भी गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। तो चाय बागानों के लिए आपको पता है कि एसिडिक अगर होगी तो वो ज़्यादा अच्छी है, तो अम्लीय, ऑप्शन ए। मृदा का नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। ठीक है, सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। लवणीय भवन मतलब कि जो ये मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम के जो साल्ट हैं, ठीक है, ये क्या है, डिपॉजिट हो जाते हैं मिट्टी के ऊपर आके। तो ये क्या करते हैं, ये करते क्या है, मृदा को अपारगम्य बना देते हैं, मतलब पानी सोख ही नहीं पाती मृदा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और आजकल जो हरित क्रांति का जो क्षेत्र था, प्रथम हरित क्रांति का, ठीक, उसमें पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ की मिट्टियों में ये लवणीय भवन हो रहा है। मतलब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं वो नहरी सिंचाई के क्षेत्रों में जाके क्या हो जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है उसका। ठीक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे मिट्टियों में ऊपर
कैल्शियम की संग्रंथियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, रेह या कलर, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? देखिए, मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है, चंबल घाटी, क्योंकि चंबल घाटी क्या बनाती है, बैडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात भूमि। इसने इतना अपरदित किया है कि वो भूमि ही क्या हो गई है, बैडलैंड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बीहड़, पॉपुलरली नोन एज बीहड़। एक बार इसको हम देखते हैं डायग्राम से। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये नहीं, ये स्क्रीन पे, यही है क्या, बीहड़ का इलाका, ठीक। ये सारा बीहड़ का इलाका है। ये चंबल नदी ने इसका क्या किया है, इसको अपरदित किया है, ठीक है। तो बैडलैंड या फिर उत्खात भूमि, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा है, चंबल घाटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो ये किसका है, अवनालिका अपरदन है, गली इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो ये वनारोपण से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? अच्छा, ठीक है। वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। देखिए, वेदिका कृषि से तो मृदा अपरदन रोका जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बचा वनोन्मूलन, तो ऑप्शन बी, यानी केवल 2। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करिए, ठीक है। और भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती हैं, ठीक। तो इसमें सस्यावर्तन, मतलब फसलों को बदल बदल के लगाना, इससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, ठीक है। बालू की बाड़ लगाना तो चाहिए, लेकिन बालू की लगाइएगा तो वो बालू खेत में चला जाएगा, और खेत में चला जाएगा तो क्या कर देगा, मिट्टी की पारगम्यता में क्या करेगा, ये ह्रास करेगा, कमी करेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। वेदिका निर्माण, टेरेंसिंग, ये बिल्कुल सही है। ये आसपास एक तरीके का बाढ़ ही है ये, लेकिन थोड़ा जैसे वृक्षों की रक्षक मेखला बना दी, ठीक है, या थोड़े मेड़ टाइप के बना दिए, तो वो सही है। वायुरोध, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वायु से भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, ठीक। तो कौन कौन से बने ऑप्शन, 1, 3 और 4, ये है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो ये जो होता है, ये होता है सोरघम से, ज्वार से। देखिए, ज्वार एक कैसी फसल है, तो मतलब सूखा सहन करने वाली फसल है, ठीक। तो ये आसपास की मिट्टी से क्या होता है, नमी सोखता रहता है ये, ठीक है। तो नमी सोखेगा तो मिट्टी की जो बाइंडिंग पावर है, जल ही तो है जो बांध के रखता है उसको, ठीक, वो सूख जाएगा तो मृदा का अपरदन अधिक तेज़ी से होगा ज्वार से। और सबसे कम किससे होता है, सबसे कम होता है क्लोवर से। क्लोवर होता है 3 पत्तियाँ घास एक मिलती है, वो आसपास आपको कहीं भी दिख जाएगी, ठीक है, उसमें सबसे कम अपरदन होता है क्लोवर, यानी 3 पत्तियाँ घास से, ठीक। आगे चलते हैं। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता प्राप्त हो जाएगी, मिश्रित खेती से बिल्कुल होती है, बहुफसली खेती से भी होती है, लेकिन बीज संशोधन से मिट्टी की उर्वरता का कोई लेना देना नहीं है। बीज संशोधन से उत्पादकता बढ़ सकती है, उत्पादन बढ़ सकता है अनाज का, लेकिन उसकी उर्वरता से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज अपना सारे क्वेश्चंस देख लिए। अब अगले लेक्चर में हम भारत की जलवायु को स्टडी करेंगे और फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।